नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं न्यूरो सर्जन डॉक्टर देवव्रत सहाना, जो न्यूरो से जुड़ी बीमारियों और उनके इलाज के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि न्यूरोलॉजी से संबंधित अगर कुछ परेशानियां होती हैं तो कौन कौन सी परेशानियां आमतौर पर पेशेंट को देखने को मिल सकती हैं। न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम्स कई प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास कॉमनली पेशेंट्स आते हैं हेडेक के साथ, कि किसी को सिर में दर्द होता है, तो सिर दर्द के भी कई कारण होते हैं, है ना। जैसे कि कोई तो सामान्य टाइप का सिर दर्द होता है, माइग्रेन हेडेक जैसे अपन बोलते हैं, किसी को टेंशन हेडेक होता है, इस टाइप का रहता है। और जो ट्यूमर के वजह से भी कई बार सिर में बहुत दर्द होता है मरीजों को, तो उनका सिर दर्द थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है। उनको साथ में उल्टियाँ भी होती हैं, सिर दर्द सुबह के टाइम ज़्यादा होता है, और उनकी आंखों की रोशनी भी कम पड़ने लगती है। कई बार लोगों को मिर्गियाँ आते हैं, कई बार लकवा आता है। तो दिमाग के किस हिस्से में गठान है उसके हिसाब से मरीज को सिम्टम्स आते हैं। तो दिमाग में जो है हर काम बटा हुआ है, अलग अलग हिस्से का रहता है हर काम। तो हाथ चलाने का अलग एरिया है, मैथमेटिक्स और गाना सुनने का, गाना गाने का, ये सब का एरिया बटा हुआ है। तो जिस एरिया में ट्यूमर होगा या जिस एरिया में ट्यूमर दबाव डाल रहा होगा, उस एरिया के प्रॉब्लम्स के साथ मरीज आता है हमारे पास। ठीक है डॉक्टर देवव्रत, सबसे पहले हम माइग्रेन की समस्या के बारे में ही बात कर लेते हैं। उसके हिसाब से हम लोग जी, सबसे पहले माइग्रेन की समस्या से जुड़ी ही समस्याओं के बारे में ही बात कर लेते हैं। माइग्रेन की समस्या अगर होती है, क्या कुछ उसके लक्षण शुरुआती रहते हैं, कैसे उसके बचाव फिर रहते हैं? देखिए, माइग्रेन पहली चीज तो कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, ठीक है, मगर इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो माइग्रेन जो होता है, मरीज को महीने में कई बार, 2 बार 3 बार दिमाग सिर में बहुत तेज दर्द उठता है, और धीरे धीरे वो कम भी हो जाता है। लेकिन जैसे अगर अपन प्रिवेंट करना चाहें माइग्रेन का हेडेक, तो उसमें फिर क्या करना होता है कि हमें पता लगाना होता है कि क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। जैसे किसी को धूप में निकलने से होता है, तेज रोशनी से होता है, तेज आवाज से होता है, खाना नहीं खाओ उससे होता है, किसी को भूख लगने पे होता है, बहुत स्ट्रेस लेने से होता है। तो ये सारी चीजें जो कि हेडेक को ट्रिगर कर रही हैं, उनको अपन को प्रिवेंट करना होता है। तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स अगर अवॉइड करें तो हेडेक भी नहीं होता है। इसके अलावा दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों से भी प्रिवेंशन हो सकता है। जी, इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं माइग्रेन के? और अगर मैं बात करूं कि पुरुषों में या महिलाओं में ज़्यादा होता है, किसमें ये ज़्यादा देखने को मिल सकता है? आमतौर पे ये फीमेल्स में, महिलाओं में ज़्यादा मिलता है, और इसका एक फेमिलियर टेंडेंसी भी रहता है। मतलब जैसे माँ को हो रहा है तो बेटी को भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या ये जेनेटिक हो सकता है? हाँ, इसका जेनेटिक इम्प्लीकेशन भी रहता है। प्रिवेंशन क्या है अगर ये जेनेटिक है, और प्रिवेंशन क्या है इसके, और कब तक ये ठीक हो सकता है? जैसा कि मैंने बताया, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ट्रिगरिंग फैक्टर्स पता करने होते हैं, और उन ट्रिगरिंग फैक्टर्स को अवॉइड करना होता है। जी, इसके अलावा अगर कोई किसी को धूप से होता है, तो जब भी हम बाहर निकलें तो सनग्लासेस पहन के या अम्ब्रेला लेके निकलें, भूख अवॉइड करें, स्ट्रेस अवॉइड करें, तेज आवाज़, तेज रोशनी अवॉइड करें।
इसके अलावा डॉक्टर साहब ये भी देखने को मिला है कि माइग्रेन की समस्या आमतौर पर उन लोगों में भी देखने को मिली है जो डाइट सही समय पर नहीं लेते हैं, या फिर बचपन से ही बच्चों को माइग्रेन की जो समस्या है वो देखने को मिल जाती है। माइग्रेन बच्चों को भी होना शुरू हो जाता है, वो किस केसेस में होता है? ये फेमिलियल कॉजेज जिनमें होते हैं, जिनमें परिवार में माइग्रेन की प्रॉब्लम्स रहती है, उनमें ये सब देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया, उसको अवॉइड करने के जो तरीके हैं वो जैसा है बच्चों में वैसे अडल्ट्स में है, तो उसी तरीके से अवॉइड करना होता है उनको। न्यूरोलॉजी से जुड़ी और कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? क्या याददाश्त में कमी भी आ सकती है? और अगर इस तरीके की कोई परेशानी होती है तो कैसे इसको क्योर किया जा सकता है? जैसे कई प्रकार के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जो कि हम लोग फ्रंटल लोब बोलते हैं उनको। फ्रंटल लोब ट्यूमर्स जो हैं वो इस तरीके की परेशानी के संग मरीज आ सकता है उसमें, जिसमें आदमी के सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, याददाश्त की प्रॉब्लम्स रह सकती है, आदमी का बर्ताव बदल जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर साथ ही साथ मरीज को सिर दर्द भी काफ़ी सीवियर हो रहा है तो उसमें हमें उसको सही तरीके से इवेल्युएट करना चाहिए। मरीज का सीटी स्कैन या एमआरआई से हमें पता लग सकता है कि इस टाइप का कोई ट्यूमर, कोई गठान है कि नहीं दिमाग में। तो जिस तरीके का गठान होता है उसके हिसाब से उसका फिर सर्जरी से इलाज किया जाता है। डॉक्टर देवव्रत, डिप्रेशन भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। युवाओं में ये समस्या बहुत ज़्यादा आम हो गई है, क्योंकि वो अपनी परेशानी आमतौर पर किसी से शेयर नहीं करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कैसे इससे उभर कर वो आएं? देखिए, डिप्रेशन के भी कई कारण होते हैं। एक फैमिलियल कारण भी हो सकता है, फैमिली में रन कर रहा हो उसकी वजह से हो सकता है, पर आजकल हम लोग का लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक हो गया है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, फ्रेंड्स कम हैं, लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं रादर दैन रियल लाइफ के फ्रेंड्स पे। तो मेरे ख्याल से अगर सोशल सर्कल ज़्यादा अच्छा रहे, आदमी एकदम स्ट्रेस फ्री होके जिए, तो मेरे ख्याल से इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्रोफेशनल हेल्प भी लेना चाहिए, उसमें बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसके अलावा डिप्रेशन की अगर किसी को परेशानी हो रही है तो वो दिमाग पर किस तरीके से असर डालती है? I'm sorry, I didn't get you. क्या? अगर डिप्रेशन की परेशानी अगर हो रही है, कोई डिप्रेस्ड बहुत ज्यादा हो रहा है कोई व्यक्ति, तो दिमाग पर किस तरीके से असर डालती है? सिर्फ दिमाग पे नहीं, ये पूरे शरीर पे इसका बुरा असर रहता है, क्योंकि शरीर में कई प्रकार के स्ट्रेसफुल हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि ओवरऑल पूरे शरीर पे बुरा असर डालते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, नवजात बच्चे जो होते हैं कई बार उनका जो उनका मस्तिष्क होता है वो उतना विकसित नहीं हो पाता है, क्या उसके भी कोई कारण रहते हैं? हाँ, इसके भी कई प्रकार के कारण होते हैं। कई आनुवंशिक बीमारियां होती हैं जो कि जेनेटिक बीमारियां जो होती हैं उसकी वजह से कई बार दिमाग का विकास सही नहीं होता है। दिमाग में पानी की मात्रा बढ़ जाती है या दिमाग का कुछ हिस्सा हड्डी के बाहर रहता है। तो इनको भी प्रिवेंट करने के लिए कई बार जैसे जेनेटिक कारण एक मैंने बताया, इसके अलावा डाइटरी कारण भी होता है, यानी कि मदर का पोषण अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे सही रहे, अगर सही तरीके से वो डॉक्टर के पास एडवाइस लेते रहें, तो डॉक्टर्स ये एडवाइस देते हैं कि प्रॉपर डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन रहेगा प्रेगनेंसी टाइम, तो उससे काफ़ी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं अपन। उसके बाद अगर इस तरीके की परेशानी अगर बच्चे में देखने को मिल रही है, कोई समस्या बच्चे में देखने को मिल रही है, कैसे बच्चे का इलाज किया जा सकता है और खासकर पेरेंट्स को किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए?
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें सिर का साइज़ मेजर किया जाए। तो अगर लग रहा है कि अब नॉर्मल है तो उसको रूटीनली फॉलो पे रखना चाहिए। और अगर पता चलता है कि जांच करने के बाद अगर मालूम चलता है कि दिमाग में पानी की मात्रा बढ़ रही है तो उसमें हम लोग के पास कई सर्जरी करने के तरीके रहते हैं। एक होता है एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, जिसमें अपन लोग दूरबीन की सहायता से दिमाग में विकल्प रास्ता बना देते हैं। नहीं तो एक वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, ये भी एक सर्जरी रहती है जिसमें अपन लोग दिमाग में एक पाइप डाल देते हैं और वो पेट से कनेक्टेड रहता है। तो दिमाग का जो भी ज़्यादा पानी रहता है वो दिमाग में रहने की जगह पेट में आ जाता है, तो इससे दिमाग के विकास को काफ़ी फैसिलिटेट करता है वो। जी, क्या डॉक्टर साहब आजकल का जो खान पान हो गया है, क्या आजकल की जो डाइट हो गई है वो हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकती है? क्योंकि पहले के दौरान जो देखा गया था वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ फूड होता था, लेकिन आज के टाइम पे जो देखा गया है वो इतनी ज़्यादा हेल्दी डाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से दिमाग में बहुत ज़्यादा असर डालती है। और कितना ज़्यादा असर ये डाल सकती है? देखिए, डाइट और एनवायरनमेंट ये तो पूरे बॉडी पे इसका असर रहता है। अगर आपका लाइफस्टाइल, आपके ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं रहेंगे तो आपका पूरा शरीर जो है बीमार पड़ने लगेगा। तो दिमाग भी शरीर का हिस्सा है, तो वो भी उसमें भी बुरे असर आते हैं। और खासकर माइग्रेन में कितना ज़्यादा ये असर डाल सकता है? क्योंकि माइग्रेन में अगर लगातार दर्द होता रहे, 5-6 दिन तक अगर लगातार यूं ही दर्द होता रहे। हाँ, कुछ कुछ टाइप के फूड आइटम्स होते हैं जिसको कोई स्पेसिफिक मतलब हर मरीज में अलग रहता है वो। तो क्योंकि हमारे शरीर की जो बनावट है वो हर एक में अलग है, तो किसी किसी को कुछ फूड्स टॉलरेट नहीं होते हैं। चीज़ फॉर एग्जांपल, तो चीज़ या रेड वाइन, इसका कॉम्बिनेशन कई बार किसी को टॉलरेट नहीं होता है, तो उससे हेडेक प्रेसिपिटेट हो सकता है काफ़ी लोगों को। जी, माइग्रेन के जो पेशेंट होते हैं क्या उनको कोई सलाह आप देख सकते हैं? उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। माइग्रेन के पेशेंट को क्या आप सलाह दे सकते हैं कि कौन कौन से जो फूड हैं उनको अवॉइड किया जाना चाहिए? ये हर एक में अलग अलग रहता है। तो जिसको बहुत लंबे समय से हेडेक है उसको धीरे धीरे खुद ही समझ में आने लगता है कि भाई क्या क्या फूड आइटम्स ऐसे हैं जिससे मेरा हेडेक प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है, थोड़ा सा अपने अंदर के लालच को संभाल के इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है हमें। जी, इसके अलावा जंक फूड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये भी देखने को मिला है कि हम जंक फूड तो बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा असर डालती हैं हमारे दिमाग पर, बीमारियों पर, ये भी देखने को मिला है। और साथ ही साथ स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहल लेना, ये सारी चीज़ें भी डॉक्टर साहब देखने को मिली हैं। जी बिल्कुल। सिगरेट से तो देखिए कई टाइप की बीमारियां आ सकती हैं। उसकी वजह से हार्ट के ब्लड वेसल्स, दिमाग के ब्लड वेसल्स, इनफैक्ट पूरे शरीर के ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस प्रेसिपिटेट हो सकता है। और इसका एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से कई बार कुछ टाइप के एन्यूरिज्म्स आ सकते हैं, ब्रेन हीमरेज हो सकता है, बीपी की परेशानी आ सकती है जिससे फिर से ब्रेन हिमरेज हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट के, हार्ट अटैक के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। तो स्मोकिंग तो बहुत ही हार्मफुल है। इसके अलावा अल्कोहल का भी दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। जो ब्रेन जो है वो श्रिंक होने लगता है, ज़्यादा अल्कोहल लेने से ब्रेन श्रिंक होने लगता है, जिसकी वजह से कई बार दिमाग में ब्रेन हिमरेज वगैरह भी हो सकता है। जो लोग बहुत लंबे समय से अल्कोहल ले रहे हैं उनमें हम लोग को कुछ टाइप की बीमारियां भी मिल सकती हैं, साइकोसिस वगैरह भी हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर की जो समस्या है तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जी, ब्रेन ट्यूमर की जो समस्या है वो कौन से स्टेज पर आकर पता लगती है? क्या इसके भी कोई लक्षण हैं? शुरुआती कौन से लक्षण है? कैसे इनसे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, ब्रेन ट्यूमर का ना सच कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, इसका बस एकमात्र कारण है जेनेटिक रीजंस। ठीक है,
और इसके अलावा कुछ स्टडीज़ में रेडिएशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी बहुत स्पेसिफिक कारण नहीं है कि कोई सोचता है कि भाई फ़ोन पे ज़्यादा बात करने से हो जाता है, तो ऐसा कुछ स्टडीज़ में अभी तक का फिलहाल बहुत ठोस सबूत हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो बेसिकली ब्रेन ट्यूमर किसको हो जाए किसको ना हो जाए, इसका कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है, किसी को भी हो सकता है। तो हमें सावधान रहना पड़ेगा अपने क्या सिम्टम्स आ रहेगा। किसी को हेडेक ज़्यादा हो रहा है, जैसा मैंने बताया, हेडेक के साथ वॉमिटिंग हो रहा है, हेडेक के संग दिखाई बराबर नहीं दे रहा है, या किसी को मिर्गी आ रहा है, या किसी को लकवे की शिकायत आ रही है, तो इस टाइप के चीज़ें आने पे बिल्कुल उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उसको प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, इवैल्यूएट होना चाहिए उसका CT स्कैन MRI से, और डिपेंडिंग अपॉन कि गठान कहाँ पर है उसके हिसाब से उसका फिर इलाज किया जाता है। जी, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम अगर हो जाता है, क्या करना चाहिए पेशेंट को उस दौरान? ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड? जी, सबसे पहले तो उसका कोई अच्छे सेंटर में जहाँ पे इस टाइप का इलाज रूटीनली होता है, जहाँ पे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ जाके बिल्कुल इलाज कराना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि ब्रेन ट्यूमर्स कई टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं एकदम साधारण टाइप के, बेनाइन ट्यूमर्स हम बोलते हैं, और कुछ होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स यानी कि कैंसरस ट्यूमर्स जो होते हैं। तो बेनाइन ट्यूमर्स अगर बहुत डीपली लोकेटेड नहीं है तो उनका ऑपरेशन के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जो कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं उनमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये कई बार पूरी तरीके से निकाल पाना संभव नहीं होता, ये फैले हुए होते हैं ब्रेन में। तो बहुत अच्छा आउटकम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जितना भी मिल सके वो ले लेना चाहिए, करना चाहिए उस चीज़ का भी इलाज। जी डॉक्टर साहब, आपने मिर्गी का जिक्र किया। मिर्गी के दौरे अगर किसी को पड़ रहे हैं, क्या ये भी कोई एक बीमारी का ही संदेशा हो सकता है, अंदेशा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए मिर्गी भी कई कारणों से आता है। हम लोग तो न्यूरोसर्जन्स जो जिस तरीके से डील करते हैं उसमें ट्यूमर्स के मरीज़ ज़्यादा मिलते हैं हमको। तो अगर कोई मिर्गी की शिकायत लेके आया है तो उसका MRI किया जाता है, और भी कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, EG वगैरह रहता है। तो उसके हिसाब से हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि किस टाइप का ऑपरेशन इसको लगेगा। अगर शुरुआत से ही इस तरीके की परेशानी अगर किसी मरीज को हो रही है और डॉक्टर के पास अगर वो नहीं जा पा रहा है, तो क्या घर में भी इसका कोई इलाज संभव है? देखिए, एक ना एक बार तो डॉक्टर के पास से सही सलाह लेनी ही चाहिए। इसका घर में रह के इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक दवाइयाँ रहती हैं जो कि मरीज़ की तकलीफ़ और मरीज़ के रहन सहन के हिसाब से टेलर किया जाता है, बॉडी वेट के हिसाब से उसको टेलर किया जाता है, डोज उसका कैसा रहेगा। तो इसमें डॉक्टर की सलाह तो लेनी ही चाहिए। एक बार डॉक्टर की सलाह ले ली आपने तो घर में रह के भी दवाइयों से इसका इलाज संभव है, लेकिन रेगुलर इंटरवल्स पे डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। जी डॉक्टर साहब, बच्चों से रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। अगर बच्चों में याददाश्त की परेशानी हो रही है, याददाश्त अगर उनमें देखने को मिल रही है कि वो जो चीज़ याद कर रहे हैं उनको वो चीज़ याद नहीं हो रही है, बार बार ये सारी चीज़ें देखने को उनको मिल रही हैं, तो क्या ये कोई बीमारी का संकेत हो सकता है? ये बहुत सीरियस बीमारी का अंदेशा तो नहीं होता है, क्योंकि बच्चों में कॉमनली ये चीज़ें मिलती हैं हमें कि माँ बाप आके शिकायत करते हैं कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है और याद करता है, भूल जाता है। तो ये सब तो हमने भी अपने बचपन में ये सब चीज़ें देखी ही होंगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाला नहीं रहता है।
मगर अगर माता पिता को इस बात का डर है कि कहीं बच्चे को कोई ज़्यादा बड़ी शिकायत तो नहीं है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, तो एक बार किसी पीडियाट्रिशियन या किसी न्यूरोलॉजिस्ट से इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात 18 प्लस के एडल्ट्स की बात अगर हम करें, तो अगर उनमें ऐसी समस्या देखने को मिल रही है तो क्या ये बीमारी का संकेत हो सकता है? क्योंकि उनमें ये सारी चीजें देखना और ऐसी चीजें उभर कर सामने आना, तो शायद कोई बीमारी उनमें हो। बिल्कुल, देखिए हमें ऐसा सोचना चाहिए कि कोई आदमी अगर जिसका बिहेवियर कई दिनों से नॉर्मल है, 18 साल की उम्र में तो आदमी का बिहेवियर एक पैटर्न में बन ही जाता है, तो उस पैटर्न से अगर कुछ चेंज मिल रहा है तो बिल्कुल डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये किसी बीमारी का अंदेशा हो सकता है। और क्या उस केसेस में उसके खान पान में भी चेंजेस किए जा सकते हैं? इसका अभी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस तो ऐसा नहीं मिला है। डॉक्टर देवव्रत, क्या आपके पास कोई ऐसे केसेस भी आए हैं कि क्या पूरी बॉडी उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, लेकिन उसके फेस की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं? क्या ये भी कोई एक बीमारी है? जी, दिमाग के कई टाइप की ट्यूमर्स होते हैं जो दिमाग की मांसपेशियों को जो काम करने में मदद करती हैं, उस पर बुरा असर डालती हैं। उनमें से एक बहुत कॉमनली हमारे पास ऐसे ट्यूमर्स आते हैं, वेस्टिबुलर श्वानोमास बोलते हैं उनको, अकॉस्टिक न्यूरोनोमास भी नाम से है। तो हमारे पास इस प्रकार के कई मरीज आते हैं। तो ऑपरेशन से कई बार इनको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये ट्यूमर्स जो हैं धीरे धीरे बहुत बड़े हो जाते हैं और इससे सिर्फ चेहरे की नस पर ही नहीं, कान की सुनने की नस पे और शरीर के बाकी अंगों में भी बुरा असर आ सकता है, लकवे के भी निशान। और इसके लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर साहब? क्या शुरुआती लक्षण कुछ पता लगते हैं इसके? हाँ, ये जो जिस ट्यूमर का जिक्र किया मैंने, उसमें सबसे पहले तो मरीज को सुनाई देने में दिक्कत होती है। तो जो लोग सबसे पहले जो चीज़ उनको लगता है कि फ़ोन पे मुझे बातें ठीक से समझ में नहीं आ रही है एक कान से, जबकि दूसरे कान से मुझे ठीक सुनाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो मरीज़ ये बोलता है। उसके बाद उसको चलने में दिक्कत शुरू होती है, ऐसा लगता है कि नशा नशा टाइप का लग रहा है, पैर लड़खड़ाते हैं चलने में। फिर धीरे धीरे चेहरे की मांसपेशियों में भी जो है एक लकवे के निशान आने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आंखों की रोशनी जाने लगती है, सिर दर्द बढ़ता है, उल्टी होती है, दिमाग में पानी भरने लगता है। जी जी। तो इसका सही समय पे इलाज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। वक्त हमारे पास बस इतना सा ही है, तो सेहतनामा में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।